नमस्कार। हेलो बच्चों, कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं भगवती प्रसाद, प्रवक्ता इतिहास, आज आपके सामने बीए थर्ड ईयर की क्लास पढ़ा रहा हूँ। बीए थर्ड ईयर ये बच्चों, और आज अपने जो अध्ययन का विषय है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य में भी जो महत्वपूर्ण है वह है शिवाजी। क्लियर? इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये भारत के जो दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ऐसा माना जाता है कि शिवाजी ने हिंदू स्वराज्य का जो स्वप्न देखा था, इसके लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किया और इनका प्रयास बहुत ही सराहनीय रहा। और एक समय तक यह मुगलों के एम्पायर के लिए, मुगल साम्राज्य के लिए कड़ी चुनौती इन्होंने पेश की। शिवाजी के बारे में बहुत सी बातें जो जनरली प्रचलित है या जिन्होंने लोग सभी ने सुना होगा, समझा होगा, देखा होगा। शिवाजी जयंती मनाई जाती थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, जब बाल गंगाधर तिलक ने इनकी शुरुआत की थी। उनका उद्देश्य ये था कि लोगों को जागरूक और इकट्ठा करने के लिए इस प्रकार के उत्सव मनाए जाने चाहिए, उनकी जयंतियाँ मनाई जानी चाहिए, जिससे इनके आदर्श लोगों के सामने प्रस्तुत किए जा सके। और आज भी यह मनाया जाता है शिवाजी जयंती। शिवाजी के बारे में बहुत सी बातें प्रचलित है, किस्से कहानियाँ प्रचलित है, जिनमें मैंने भी इनके बारे में एक कहानी पढ़ी थी। शिवाजी के गुरु जो थे रामदास जी, गुरु रामदास, समर्थ गुरु रामदास, जिन्होंने दासबोध नामक ग्रंथ लिखा था। शिवाजी ने इनसे शिक्षा प्राप्त की थी। शिवाजी के गुरु थे, मैंने इनके बारे में पढ़ा। छोटे बच्चों की जो क्लासें स्कूल में थी उस समय थी, मैंने भी इनकी कहानियाँ पढ़ी, किस्से पढ़े कि शिवाजी के गुरु को एक बार उदर पीड़ा हुई, पेट में तकलीफ हुई, तो उन्होंने सभी शिष्य उनके पास गए और पूछा क्या हुआ। तो गुरुजी ने कहा मेरे पेट में उदर दर्द है, उदर पीड़ा हो रही है। तो बालक उदर पीड़ा को समझते थे, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी इसके लिए क्या किया जाए। तो गुरुजी ने कहा कि मेरी जो उदर पीड़ा है वो तब समाप्त हो सकेगी जब मैं शेरनी का दूध पीऊँगा। अतः सभी शिष्य डर गए कि शेरनी का दूध आप पिएंगे, जब आपकी उदर पीड़ा शांत होगी। तो एक बार तो सब सहम गए, किंतु उनमें एक जो उनका शिष्य था शिवाजी, वो आए और उन्होंने कहा गुरुजी आप धीरज रखिए, मैं आपके लिए शेरनी का दूध लेकर आता हूँ। गुरुजी सभी बालकों की परीक्षा लेना चाहते थे, कि साहस का परिचय करवाना चाहते थे। तो गुरुजी के सामने शिवाजी ने ये कहा कि मैं आपके लिए शेरनी का दूध लेकर आता हूँ। और रात के अंधेरे में वह एक हाथ में कटोरा लेकर, एक हाथ में तलवार लेकर जंगल की ओर चल पड़े। और वहाँ पर जाकर देखा शेरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। शिवाजी उनके सामने गए और शेरनी का दूध किसी गाय की भांति निकालने लगे और कटोरा भरकर दूध रामदास जी के लिए लेकर आ गए। इस बात को देखकर उनके गुरु बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया, और वही आशीर्वाद सफलीभूत भी हुआ। और इन्होंने हिंदू पातशाही क्या एक आदर्श रखा। और शिवाजी ऐसे वीर योद्धा थे जिनके बोलते ना कि मारवाड़ी में कहावत है, पूत के पग पालने में दिखते हैं। यानी शिवाजी बचपन से ही उनके कार्य बड़ी चर्चा के विषय थे कि ये वीर पुरुष होंगे, और आगे चलकर उन्होंने उस बात को चरितार्थ भी किया। ये तो रही जनरली उनके बारे में बातें जो मैंने आपसे कही है। शिवाजी के बारे में और आप लोग जानते हैं कि शिवाजी ने किस प्रकार हिंदू स्वराज की बात कही और एक स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी दक्षिण में, और उनके लिए उन्होंने काफ़ी सफलता भी प्राप्त की और इन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज कहा गया। और ऐसा मैंने और पढ़ा है कि शिवाजी के जो वंशज थे वो मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत थे, और मेवाड़ से ही वहाँ पर उनका एक वंशज गया और आगे चलकर शिवाजी उनके वंश में से उन्होंने जन्म लिया। आदि बातें आती हैं तो उनको भी सुना है, पढ़ा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिवाजी की। एक
ऑथर है ग्रांड एंड डफ। उन्होंने कहा शिवाजी या मराठों का जो जन्म हुआ है वो आकस्मिक अग्निकांड से हुआ है, यानी एकदम से वह उत्पन्न हुए और पूरे भारत में छा गए। आकस्मिक अग्निकांड से यानी एकदम धमाका हुआ और जिस प्रकार आग फैली उसी प्रकार मराठे भारत में फैल गए। भारत ही नहीं, अभी तो इनके जो दावे थे काबुल कांधार तक भी जाने लगे थे, यानी इनके जो लोग थे वहाँ तक अपने अधिकार स्थापित करने के लिए या उनमें उनको बुलाया जाता था और अपनी यहाँ व्यवस्थाएं स्थापित करवाई जाती थी। क्लियर। और राजस्थान में भी मराठा आक्रमण हुए थे मध्यकालीन भारत में, जो और अगली क्लासों में हम अध्ययन करेंगे। इस क्लास में हम जनरली शिवाजी के बारे में अध्ययन करेंगे, मुगल शासन। और इस क्लास में जनरली हम शिवाजी के बारे में जो प्रमुख प्रमुख बातें हैं उनकी जानकारी ही रखेंगे, जानकारी ही देंगे। इनके बारे में जो विस्तृत जानकारी है, इनसे रिलेटेड जो आगे क्लासें लेंगे उनमें आपको बताई जाएगी। इस समय सिर्फ शिवाजी के बारे में ये बताया जाएगा, इनका राज्याभिषेक, इनका जन्म, इनके माता पिता, इन्होंने कौन कौन से कार्य किए, इनके कार्यों की सूचियाँ, इनका प्रशासन के प्रमुख जो अष्टप्रधान हैं उनके बारे में। एक और बात बच्चों, अक्सर ये क्वेश्चन आता है, अष्टप्रधान अष्टप्रधान ये 8 प्रधान व्यक्तियों के समूह थे। शिवाजी ने अपने शासनकाल में 8 प्रधान व्यक्तियों की जो नियुक्ति की थी वह अष्टप्रधान कहलाती है, यानी जिनमें पेशवा, सामंत, सचिव, सुरनवीस, न्यायाधीश आदि ये चीजें हैं। किंतु इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बात यह है, अष्टप्रधान में जैसे आपको एक बार और बता दूं, पेशवा, सरे नौबत, आबत्य, सचिव, सुमंत, वाक्यानवीस, पंडित राव और न्यायाधीश, ये इनके 8 प्रधान मंत्री थे। इसलिए इनके शासनकाल में अष्ट प्रधान थे। एक और क्वेश्चन आता है अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान में फर्क है। अष्टप्रधान तो शिवाजी के शासनकाल में, अष्टदिग्गज तेलुगु के 8 प्रकांड विद्वान या कवि, तेलुगु भाषा के 8 प्रधान विद्वान जो कृष्णदेवराय के दरबार में थे। अतः इन्हें अष्टदिग्गज कहा गया है, यानी तेलुगु भाषा के 8 कवि या विद्वान जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता है। तो ये 2 चीजें मोस्टली आपको याद रखनी है, अष्टप्रधान शिवाजी के शासनकाल में, अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में जो विजयनगर साम्राज्य में थे। और विजयनगर साम्राज्य का उल्लेख तुजु के बाबरी, जो बाबर ने अपना आत्मकथा लिखी थी, उसमें भी इनका वर्णन किया गया है विजयनगर साम्राज्य के बारे में। और बात यही है कि अष्टदिग्गज अलग है, अष्टप्रधान अलग है। अष्टदिग्गज तेलुगु भाषा के अष्टदिग्गज कवि और अष्टप्रधान शिवाजी के शासनकाल में जो 8 प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी थे उनको कहा जाता है। तो ये 2 चीजें क्लियर रखना। इसके साथ में एक और बात आपको और बता दूं मैं, क्या ये बातें आई हैं तो इनको आगे थोड़ी सी जारी रखते हैं। एक, हिंदुस्तान के शासनकाल में एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया को चलो छोड़ देते हैं। एंशिएंट इंडिया प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास, इन दोनों में भी नवरत्न 2 शासक के दरबार में थे। नवरत्न 2 शासक के दरबार में थे, पहला और दूसरा था अकबर। ख्याति प्राप्त 9 व्यक्तियों का हुजूम, नवरत्न। और नवरत्न गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इनके दरबार में भी 9 प्रमुख व्यक्ति थे, उनको भी नवरत्न कहा जाता था। यानी अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान, नवरत्न और नवरत्न, 4 चीजें आपको मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी। ध्यान रखना बच्चों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और अकबर के शासनकाल में, जिनमें बीरबल, मुल्ला दो प्याजा आदि नाम हैं, और इनके धनवंतरी, शंकुक, वरामीर, ऐसे 9 नाम इनके हैं। क्लियर? ये हो गए
आपके सामने। तो बात करेंगे हम शिवाजी की। शिवाजी के बारे में जनरली शिवाजी का जन्म 1627 शिवनेर की पहाड़ी में, जन्म 27 शिवनेर जीके में पूछा गया प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, पूना में, सतारा में, शिवनेर में या और अन्य जगह पे। तो इसमें शिवनेर इंपॉर्टेंट है, ये आरएस लेवल के क्वेश्चंस में भी पूछा गया है। दूसरा, इनके पिता का नाम शाहजी भोसले। भोसले, इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और इनकी माता का नाम जीजाबाई। इनके माता का नाम था जीजाबाई। भारत की महान माताओं में इनकी माता का नाम भी इनकी गणना की जाती है और इन्होंने अपने पुत्र को जो शिक्षा दी थी, जिसकी वजह से इन्होंने अपने माता पिता का और देश का नाम गौरवान्वित किया। ऐसा माना जाता है कि शिवाजी की माता ने, जीजाबाई ने उन्हें देश प्रेम की जो कहानियाँ सुनाई, उससे प्रेरणा पाकर उन्होंने अभूतपूर्व कार्य संपन्न किया। संरक्षक दादाजी कोंडदेव। क्लियर। नेक्स्ट, इनके गुरु का नाम जो मैंने अभी आपको बताया था, गुरु थे रामदास। क्लियर, जिन्होंने दास बोध नामक किताब लिखी थी। इनका राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। चौहत्तर में हुआ था और इनकी राजधानी का नाम रायगढ़ था। राजधानी रायगढ़ थी और इनकी मृत्यु 1680 में हो गई थी। शिवाजी के दो पुत्र थे, संभाजी और राजा राम। राजा राम के पुत्र हुआ था शिवाजी द्वितीय, इनकी पत्नी ताराबाई, और संभाजी के शाहू। क्लियर। ये इनके बारे में, जीवन परिचय के बारे में विस्तृत जानकारी मैंने आपको दे दी। नेक्स्ट, अब शिवाजी के बारे में हम देखेंगे कि शिवाजी ने किस प्रकार प्रथम आक्रमण किया, कैसे कैसे विजय की, इनका एक जनरली अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हम इनका विस्तृत रूप से अध्ययन अगली क्लासों में करेंगे। यानी शिवाजी का पार्ट का ये प्रथम है, पार्ट प्रथम। क्लियर बच्चों। इसमें मैंने आपको बताया शिवाजी का जन्म 1627 शिवनेर, पिता शाहजी भोसले जो बीजापुर के यहाँ प्रथम श्रेणी के सरदार थे, बीजापुर में नौकरी करते थे। क्लियर बच्चों, बीजापुर में नौकरी करते थे और साथ ही यह बीजापुर के यहाँ प्रथम श्रेणी के सरदार थे। इनकी माता का नाम जीजाबाई। शिवाजी के पिताजी हमेशा साथ ही सैनिक जो होते थे, सैनिक लड़ाइयाँ होती थी, सैनिक शक्ति का नेतृत्व करते थे, तो वह अमूमन बाहर ही रहते थे। शिवाजी का जो लालन पालन किया था वो जीजाबाई ने किया था, अतः उनके साथ में ये बड़े हुए और देश प्रेम की बातें इन्होंने यहीं से सीखी। संरक्षक इनके कोंडदेव थे, यानी बचपन में इनके जो संरक्षक थे दादा कोंडदेव, इनको कहा जाता है दादा कोंडदेव। क्लियर। इनके गुरु का नाम गुरु रामदास है। विश्व में, इतिहास में जो अमर हो गए वो गुरु थे गुरु रामदास, और इनके शिष्य के रूप में जो शिवाजी थे वो विश्व में आज भी गुरु और शिष्य के जो परम संबंध होते हैं उनमें यह परम आदरणीय नाम लिए जाते हैं। इसी प्रकार
आप गुरु और शिष्य का नाम अगर लेंगे तो द्रोणाचार्य अर्जुन और द्रोणाचार्य एकलव्य, इसी प्रकार आप गुरु और शिष्य निजामुद्दीन औलिया और उनके शिष्य अमीर खुसरो, इनका नाम भी उल्लेखनीय रूप से आता है। यानी वह गुरु जिन्होंने अपने जो शिष्य है उसके जीवन को सफल बना दिया, और वही शिष्य जिन्होंने अपने गुरु की महिमा का बखान करके अपने गुरु का नाम अमर कर दिया। ऐसे गुरु और शिष्यों में इनका नाम लिया जाता है, जैसा कि मैंने कहानी के माध्यम से भी आपको यह बताने की चेष्टा की है। क्लियर? तो इस प्रकार के गुरु थे गुरु रामदास जी, जिन्होंने ग्रंथ लिखा दासबोध। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। नेक्स्ट और बात करते हैं, इनकी राजधानी रायगढ़ थी और रायगढ़ से ये शासन संचालन करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की उपाधि भी धारण की थी। इनकी मृत्यु 1680 में हो गई थी। इनके पुत्र संभाजी और राजाराम जी थे। संभाजी का पुत्र साहू था और राजाराम का जो पुत्र था वह शिवाजी द्वितीय था। इस प्रकार मैंने शिवाजी के बारे में इनका जो प्रारंभिक जो इनके जीवन परिचय है उनसे आपको मुखातिब करवा दिया। अब शिवाजी के जो कार्य हैं उनकी हम विस्तृत परिचर्चा जारी रखेंगे, वो आपके सामने है। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले था। वह पहले अहमदनगर की सेवा में थे, किंतु शाहजहाँ द्वारा 1633 में अहमदनगर विजय के पश्चात ये बीजापुर की सैनिक सेवा में चले गए थे। ये अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, बरार, गोलकुंडा, ये दक्षिण में जो राज्य थे बहमनी साम्राज्य उसके अंग थे, उसके टुकड़े थे। यानी सल्तनत काल में इनकी स्थापना हुई थी बहमनी साम्राज्य की और विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य को बहमनी साम्राज्य के जो टुकड़े हो गए थे, अलग अलग टुकड़ों ने एक होकर विजयनगर साम्राज्य को परास्त कर दिया था और उसकी संपत्ति को खूब लूट लिया था। क्लियर? विजयनगर साम्राज्य का जो वैभव था वो समाप्त हो गया। फिर ये दक्षिण में 5 जो टुकड़े थे अलग अलग, ये अलग अलग स्टेट बन गए। किंतु अहमदनगर पर शाहजहाँ ने अधिकार कर लिया, तो इनके पिता जो अहमदनगर की सैनिक सेवा में थे वह उन्हें छोड़कर बीजापुर की सैनिक सेवा में चले गए और अपने अधीन वाली पूना की जागीर यह अपने बेटे शिवाजी को सौंप दी। यानी वह अहमदनगर बीजापुर गए तो अपनी जो जागीर थी पूना की वो अपने बेटे शिवाजी को सौंप दी। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था, तथा उनके संरक्षण कोटदेव थे। शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास जी थे। उनके विचार पर चलते हुए व्यक्तित्व का व्यापक दृष्टिकोण इनको प्राप्त हुआ। अपने दादा कौंडेदेव की मृत्यु के बाद शिवाजी ने पूना की जागीर का कार्यभार स्वयं संभाला। 1646 में शिवाजी ने पूना के पास स्थित तोरण का किला जीत लिया। यानी 1946 में आपने तोरण का किला जीत लिया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिवाजी ने सबसे पहले कहाँ विजय की थी। शिवाजी ने 1946 में तोरण के किले को जीत लिया और 1648 में पुरंदर के किले को जीत लिया। 2 साल बाद 1648 में पुरंदर के किले को भी जीत लिया। 1656 में मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य से जावली का किला जीत लिया। 1656 में जावली जीत लिया। जो मराठा सरदार के हाथ में था चंद्रराव मौर्य। इस समय मुगलों का बीजापुर से संघर्ष प्रारंभ हो गया। यानी जहाँ के उनके पिताजी सैनिक सेवा में थे उनका और मुगलों का आपस में संघर्ष शुरू हो गया। शिवाजी ने मुगलों के साथ मैत्री करने का प्रयास किया, किंतु औरंगजेब ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। यानी शिवाजी ने आगे बढ़कर औरंगजेब से संधि करनी चाहिए, मैत्री करनी चाहिए, किंतु औरंगजेब ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। बीजापुर से संधि के पश्चात औरंगजेब ने बीजापुर को शिवाजी के अधीन आने वाले क्षेत्रों को वापस लेने की सलाह दी। क्लियर? यानी बीजापुर पर अधिकार करने के बाद उसने औरंगजेब ने जो शिवाजी के जिन जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया उनको वापस लेने की अपनी सलाह दी। बीजापुर शासक ने अपनी सेनापति, यानी जिस क्षेत्रों पर शिवाजी ने अधिकार कर लिया था वो बीजापुर के अधीन आते थे, औरंगजेब ने बीजापुर को जीत कर ये कहा कि जिन जिन पर शिवाजी ने अधिकार किया, जो आपके क्षेत्र है उनको वापस आप अधिकार कीजिए। अतः बीजापुर के शासक ने सेनापति अफजल खां को शिवाजी को कैद करने या मार डालने के लिए भेजा, किंतु शिवाजी ने चतुराई से उसकी हत्या कर दी। यानी अफजल खां को भेजा किंतु शिवाजी ने उसकी हत्या कर दी, किंतु शिवाजी ने चतुराई से उसकी हत्या कर दी और बीजापुर के कई अन्य क्षेत्र को जीत लिया, जिनमें पन्हाला, कोल्हापुर, कोमकर।
पन्हाला, कोंकण, और कोल्हापुर। पन्हाला, कोंकण और एक और नाम रह गया कोल्हापुर आदि दुर्गों पर जीत लिया। अफजल खां की हत्या कर दी। अफजल खां आया और उनसे मित्रता करने के लिए, बातचीत करने के लिए। वो उस शिवाजी से थोड़ा लंबा था, ऐसा देखा है, ऐसा लिखा हुआ है और कुछ मूवीज बनी उसमें भी था। तो शिवाजी को अपने हथियार छोड़ने कर आने के लिए कहा कि ताकि बैठकर बातचीत करें। जैसे शिवाजी उनके पास गए, शिवाजी को सूचना मिल गई थी कि यह शिवाजी को खत्म करने के लिए आया है। शिवाजी जैसे वीर पुरुष इस बात से भी नहीं घबराए और इन्होंने आगे बढ़कर उससे मिलने के लिए चले गए। जैसे ही शिवाजी को गले लगाया तो शिवाजी के ऊपर उसने हथियार से वार किया, किंतु शिवाजी सतर्क थे और अपने टोपे, पगड़ी के नीचे टोपा लगा रखा था। उसी समय शिवाजी ने अपने हाथ में से निकाला खंजर और उनके पेट में घुसोड़ दिया और उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार अफजल खां का वध हो गया और पन्हाला का किला, कोल्हापुर, उत्तरी कोंकण को अधिकार कर लिया। इसके पश्चात शिवाजी ने, औरंगजेब ने शिवाजी को अधीन लाने के लिए और अपने जो क्षेत्र थे वो वापस लेने के लिए अहमदनगर की संधि के साथ बीजापुर को दे दिए गए थे। इसके अलावा मुगल गवर्नर शाइस्ता खां को भेजा। अब शाइस्ता खां को भेजा गया औरंगजेब के द्वारा। प्रारंभिक रूप से शाइस्ता खां ने पूना, कल्याण, चाकन आदि किलों पर अधिकार कर लिया। अतः शिवाजी वहां से हटने के लिए विवश कर दिया, वहां से हटने के लिए शिवाजी को विवश कर दिया। शिवाजी ने शाइस्ता खां के शिविर में छापा मार डाला और शाइस्ता खां को घायल कर दिया। यानी एक दिन अचानक आक्रमण कर दिया शिवाजी ने शाइस्ता खां पर। शिवाजी डर गया और उसकी उंगली कट गई और वो भाग गया। इसके पश्चात औरंगजेब ने शाइस्ता खां को वापस बुला लिया और आमेर के राजा जयसिंह को भेजा। जयसिंह ने शिवाजी के चारों तरफ घेरा जाना था। इसके लिए जयसिंह ने बीजापुर के साथ समझौता करने का प्रयास किया। बीजापुर ने अपनी एक सैनिक टुकड़ी जयसिंह के लिए भेज दी। 1665 में शिवाजी से पुरंदर की संधि की गई। यानी 1665 में शिवाजी से पुरंदर की संधि की गई जयसिंह जी द्वारा, जो औरंगजेब के ने उन्हें भेजा था। क्लियर। इसके बाद शिवाजी ने पुरंदर की संधि के अनुसार जयसिंह ने उनको आगरा पर न्योता दिया, बुलाया और कहा कि औरंगजेब से आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। आगे वो गए वहाँ पर, किंतु उन्हें 5000 मनसबदारों के साथ खड़ा कर दिया। ये बात उनको पसंद नहीं आई, अतः उन्हें जेल में डाल दिया गया और आगरा के जयपुर महल में उन्हें कैद कर दिया। एक दिन वो ऐसे माना जाता है कि शिवाजी बीमार होने का नाटक किया उन्होंने और कहा कि मेरे हाथ से छुए हुए फल गरीबों में बांटो ताकि जिससे मेरे को स्वास्थ्य लाभ हो। एक दिन फलों की जो टोकरी आई उसमें बैठकर शिवाजी चले गए, यानी आगरा से निकल गए। निकलने के बाद वो दक्षिण में गए और 1666 में वह औरंगजेब की कैद से फरार हो गए। इसके बाद पुनः मुगलों के किले जीतने का फैसला किया। 1670 में पुनः सूरत को लूटा। शिवाजी ने 1674 में अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में किया और यहाँ पर पंडित गंगाधर भट्ट द्वारा संपन्न करवाया गया और इन्होंने छत्रपति हृदय धर्मोद्धारक गो ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण की और पुराने अपने को सूर्यवंशी क्षत्रिय घोषित किया, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था। राज्याभिषेक का महत्व, शिवाजी के राज्याभिषेक से उनकी बढ़ती हुई शक्ति का आभास अन्य जो थे उनको हो गया था। नेक्स्ट, शिवाजी द्वारा अष्टप्रधान की नियुक्ति की गई थी, जिनमें मैंने आपको बताया था पेशवा, अष्टप्रधान, पहला पेशवा जिसे हम प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। दूसरा है सर ए नौबत, सर ए नौबत। तीसरा आमत्य, आमात्य, आमात्य। और अगला है सचिव,
जिसे शुरूनवीस भी कहा जाता है। अगला है सुमंत, जिसे दबीर भी कहा जाता है। छठा है वाक्यानवीस, नवीस। सातवां है पंडित राव, और लास्ट है न्यायाधीश। इस प्रकार शिवाजी ने 8 ये प्रमुख पद बनाए और उन पर अपने अपने लोगों की नियुक्ति की, जिसमें पेशवा का कार्य सामान्य प्रशासन से संबंधित सभी सैनिक असैनिक कार्य देखता था। यानी ये सारा शिवाजी के बाद में यह कार्य देखता था, सैनिकों या असैनिकों कार्य। इसकी भूमिका, विशेष भूमिका अर्थव्यवस्था से संबंधित थी, यानी अर्थ के बारे में यह संचालन करता था पेशवा, जिसे प्रधानमंत्री भी कहते हैं। दूसरा है सरे नौबत, ये सैन्य विभाग का प्रमुख था, यानी सेना संबंधी कार्य ये देखता था। सैनिकों की भर्ती, वेतन का बंटवारा, जागीरों का इंतजाम, सैन्य सामग्री की व्यवस्था, रसद की व्यवस्था आदि ये कार्य करता था। उनको हथियार, अस्त्र शस्त्र, घोड़े आदि मुहैया करवाता था। अगला है आमत्य, यह राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था, यानी आय व्यय का लेखा जोखा करता था। अगला है सचिव या शुरूनवीस, इसे चेकडिस भी कहा जाता था और यह राजकीय पत्राचार का कार्य करता था, यानी राजा द्वारा दिया गया आदेश है उसको लिपिबद्ध करता था और वहाँ जो उनके क्षेत्र है उनमें वह उन आदेशों को प्रेषित करता था और उनको यह बताता था। अगला है सुमंत दबीर, सुमंत का मतलब विदेशी जो कार्य करते हैं वह इसका कार्य था। सचिव का हो गया, सुमंत का हो गया, यह विदेश मंत्री, विदेश मंत्री, यानी जो भी विदेश संबंध स्थापित करने हैं, जो भी मामले, कौन आया कौन गया, इनकी जानकारी इसको होती थी। अगला है वाक्यानवीस, यह राजा के दैनिक कार्य को लेखबद्ध करता था, यानी आज राजा ने क्या क्या कार्य किए इनका जो लेखबद्ध करने का कार्य है वह यह व्यक्ति करता था। न्यायाधीश पंडित राव धार्मिक मामलों का प्रमुख था, यानी पंडित राव धार्मिक जो मामले थे उनका जो हेड था, कहाँ दान देना है, दान की भूमि कौन सी है, मंदिरों का रखरखाव किस प्रकार किया गया आदि जो विभिन्न बातें हैं इनकी ये देखरेख करता था। पंडित राव धार्मिक मामलों का प्रमुख था। न्यायाधीश न्याय संबंधी कार्य करता था, यानी प्रधान न्यायाधीश तो शिवाजी थे किंतु उनको अधिकार दे रखा था कि शिवाजी के बाद में यह प्रधान न्यायाधीश हैं और यह न्याय का कार्य करेंगे। इस प्रकार हमने शिवाजी की यह व्यवस्था जो 8 उन्होंने किए थे अष्टदिग्गज, वो आपके सामने मैंने रखी। नेक्स्ट एक और बात करते हैं मराठवाड़ा में चौथ और सरदेशमुख की। ये अक्सर क्वेश्चन आता है। चौथ सरदेशमुखी, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है सरदेशमुखी, सरदेशमुखी मतलब शिवाजी सर देश के मुखिया, इसलिए वहां की जनता यह कर देती थी। क्या हो गया? सरदेशमुखी, शिवाजी सर उस देश के मुखिया थे, इसलिए वहां की जनता पर एक कर लगाया जाता था जो जनता देती थी और यह 1/10% था, यानी आप 100 रुपये में से 10 रुपये शिवाजी को देंगे या जो उपज हुई है उसका 10% आप शिवाजी को देंगे, क्योंकि उन्होंने आपकी जान माल की रक्षा की है और वह देश के मुखिया हैं, इसलिए यह आपको देना पड़ेगा। शिवाजी स्वयं को उस क्षेत्र के देशमुख का प्रमुख मानते थे, यानी उस देश के जो प्रमुख व्यक्ति थे, इसलिए वह देश सरदेशमुखी जो कर है जो शिवाजी द्वारा लिया जाता था। और ध्यान रखना बच्चों, ये 1/10% था, यह भी क्वेश्चन अक्सर आता है। रूप में आय का प्रमुख मानते थे तथा इस रूप में उसकी आय का 10% हिस्सा उन्हें प्राप्त होता था। सरदेशमुखी लोगों के हितों की रक्षा करने के बदले वसूला जाता था, यानी लोगों को हितों की सुरक्षा की जाती थी, उनके जान माल की रक्षा की जाती थी, इसलिए यह कर लिया जाता था। क्लियर? सरदेशमुखी। अगला है चौथ। चौथ 1/4% वसूल किया जाता है। ये भी इसमें यही क्लियर कर देता हूँ, यह कर है। 2 प्रकार के जो विशेष रूप से कर आते हैं
चौथ और सरदेशों की। चौथ 1/4% लिया जाता है। ये पड़ोसी राज्य की लूटी हुई आय के रूप में प्राप्त होता है। यानी पड़ोसी जो राज्य है जहाँ पर मराठा आक्रमण करते, शिवाजी के सैनिक आक्रमण करते, तो वहाँ जो आय होती थी वह उसका हिस्सा था। ये उस राज्य की आय का 1/4 हिस्सा था, जिसके बदले में उस क्षेत्र में आक्रमण एवं लूटमार न करने का वचन दिया जाता था। यानी मराठा जो सैनिक थे उस क्षेत्र में लूटमार नहीं करेंगे, शासन तो वहां उन्हीं के राजा करेंगे, किंतु शिवाजी और उनके जो अन्य मराठा है वह उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेंगे, बल्कि उस क्षेत्र की जो आय है उसका 25% उन्हें चौथ के रूप में दिया जाएगा, ऐसी बात थी। यानी अन्य देश पर आक्रमण नहीं करेंगे, बदले में उन्हें प्रतिवर्ष 25% टैक्स उन्हें देना होगा। चौथ और सरदेश मुखी उनके द्वारा वसूले किए जाने वाले प्रमुख टैक्स हैं। इसीलिए मुगल काल में ये जो वर्ड है तो ये अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, चौथ और सरदेश मुखी क्या है, जिनमें चौथ पड़ोसी राज्य पर मराठा सैनिक आक्रमण नहीं करेंगे, उनके जान माल की रक्षा करेंगे, उसके बदले में उनको 25% टैक्स देना पड़ेगा, ये चौथ था। और वहाँ के जो राजा हैं वही शासन करो, हम आपके राज्य में इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप उसके बदले में हमें चौथ दे दें। दूसरा सरदेश मुखी, शिवाजी उस देश के प्रमुख थे, देशमुखों के प्रमुख थे, इसलिए शिवाजी अपने राज्य में सरदेश मुखी कर लेते थे, जो उनकी आय थी उसका 10% होता था। अतः शिवाजी के जो प्रमुख जो बातें हैं, जो कार्य हैं, अष्टदिग्गज हैं, इनकी विस्तृत रूप से या जनरल शब्दों में कहूँ तो आपको शिवाजी को समझाने के लिए मैंने ये क्लास अरेंज की थी, और उसमें यही बताना चाहा कि शिवाजी के बारे में बहुत सी किस्से कहानियाँ प्रचलित हैं, उनको क्यों याद किया जाता है, उनके कार्य क्या हैं, उनके बारे में विस्तृत रूप से आपसे परिचर्चा की। आगे इसकी क्लासें और जारी रहेगी, किंतु इस क्लास में मैंने आपको शिवाजी के अष्टप्रधान, इनका जीवन परिचय, अष्टप्रधान और इनके 2 टैक्स, चौथ और सरदेश मुखी, विशेष रूप से आपके सामने मैंने डिस्कस की है। और इनकी जो विस्तृत व्याख्या है, ये चौथ किस प्रकार डिवाइड होता है उनके बारे में नहीं बताया, वो अगली क्लासों में जारी रहेगा। मोकस, नागगुंडा आदि इनके जो प्रकार हैं वो मैंने आपको नहीं बताया। शिवाजी की जो आय थी वो किस प्रकार की थी, शिवाजी को प्रशासन था वो किस प्रकार का था, सैनिक व्यवस्था क्या थी, उनकी आर्थिक व्यवस्था क्या थी, उस समय धार्मिक व्यवस्था क्या थी दक्षिण में, वो आदि विभिन्न बातों की जानकारी हम अगली क्लास में पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। पर मुख्य रूप से शिवाजी के बारे में जो जनरली बातें करनी थी वो सारी की सारी मैंने आपको कर दी कि शिवाजी का जन्म सिवनेर में हुआ, 1672 में हुआ, और इन्होंने जल्द ही जो डेवलपमेंट करने थे सारे डेवलपमेंट इन्होंने किए। और किस प्रकार इन्होंने भारत में एक मराठा संघ 1627 में हुआ, किस प्रकार इन्होंने भारत में एक छत्रपति, हृदय धर्मोद्धारक और गो ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण की, तथा अपने आप को सूर्यवंशी क्षत्रिय कहकर संबोधित किया और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया। और इन्होंने किस प्रकार मुगलों के दांत खट्टे किए और आजीवन जब तक औरंगजेब जीवित रहा उसके दांत खट्टे करते रहे। और इनकी मृत्यु के बाद इनके जो पुत्र थे वो इनकी जगह आए और किस प्रकार इनके पुत्र ने भी मुगलों के दांत खट्टे किए, यानी ये जब तक जीवित थे उन्होंने मुगलों को चैन नहीं लेने दिया, और इनके बाद भी मुगलों को चैन नहीं मिला। औरंगजेब की जब मृत्यु हो रही थी तो उनकी मृत्यु के समय भी उसके शिविर को चारों तरफ से इन्होंने मराठा सैनिकों ने घेर रखा था। ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण बात थी कि औरंगजेब को ठीक से मरने भी नहीं दिया, यानी वो जीवन भर 25 वर्षों तक दक्षिण में संघर्ष करता रहा और जीवन के अंतिम क्षण तक मराठा ने इसको उस संघर्ष से दूर नहीं होने दिया, आगे बढ़कर उससे संघर्ष करते रहे। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। इन्होंने जो प्रण लिए थे वो उन्होंने अपने जीवन में पूरे किए और अपने माता पिता, अपने गुरु और देश का नाम उन्होंने हमेशा गौरवान्वित किया। और आज भी बच्चा बच्चा इनकी कहानियाँ सुनकर प्रेरणा प्राप्त करता है और देश सेवा करने की बात करता है। इस क्लास में इतना ही, आगे और क्लास में बातें जारी रहेंगी। ये जनरली शिवाजी के बारे में जो बातें थी उसको उन पर मैंने आपका फोकस रखा। आप ध्यान से एक बार इस क्लास को देखना, जिससे आपके कुछ जो डाउट्स हैं जीके के वो भी क्लियर हो जाएंगे और आपके बीई पीरियड की जो क्लास है उसमें जो महत्वपूर्ण बातें आएंगी वो भी आपको इसमें क्लियर कर दी जाएंगी। इसके आगे भी अध्याय जारी रहेंगे। धन्यवाद इस क्लास के लिए।